प्यार की कोई उम्र नहीं होती, कोई मजहब नहीं होता, कोई जात नहीं होती। प्यार तो प्यार होता है, बस हो जाता है। इस तरह की बातें आपने भी फिल्मों में खूब सुनी होंगी, या हो सकता है ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भी किया हो। लेकिन क्या हमारे समाज में इन बातों की वास्तविकता पर यकीन किया जा सकता है, या फिर ये केवल फिल्मों तक ही सीमित है? आज भी हमारे समाज में ऐसे क्रूर लोग मौजूद हैं जिन्हें प्रेम शब्द से चिढ़ है। प्यार करने पर समाज के कुछ लोग धर्म, जात, वर्ग इत्यादि चीजों को ध्यान में रखकर प्यार करने वालों को अलग करने के लिए हर हद पार कर देते हैं। यहां तक कि जिन बच्चों को वह जीवन भर प्यार करते हैं, जिनकी खुशी के लिए परिवार वाले कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें ही अपना पार्टनर चुनने की इतनी भयानक सजा दे देते हैं, जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। ऐसी ही एक घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की है। यह साल था 2015 का, जब गोरखपुर के उनौली गांव के रहने वाले अनीश चौधरी क्वांटाम पासर्ड का उरुआ ब्लॉक ऑफिस में ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर चयन हुआ था। गोरखपुर के दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी में प्राचीन इतिहास में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर चुके अनीश बहुत मेहनती था। वह खुद के दम पर कुछ बनना चाहता था और उसी के लिए वह दिन रात मेहनत करता था। तरह तरह की सरकारी नौकरियों के फॉर्म भरना, एग्जाम देना, इंटरव्यू की तैयारी करना उसके हर दिन के जीवन का हिस्सा थी, जो कि ग्राम पंचायत अधिकारी बनने के बाद उनका यह सपना पूरा हो गया था। अनीश के गांव में दलितों की आबादी बहुसंख्यक थी। वह खुद भी दलित समुदाय से था। लेकिन अनीश की माली हालत गांव में अन्य दलितों से काफी बेहतर थी। अनीश संपन्न परिवार का हिस्सा थे। उसके पिता और चाचा बैंकॉक और मलेशिया में रहकर काम करते थे। साल 2 साल में अनीश के पिता कुछ दिनों के लिए घर आते थे और फिर काम से चले जाते थे। उन्होंने अनीश के लिए किसी तरह की कोई कमी नहीं रखी थी। अनीश के बड़े भाई अनिल चौधरी भी उरुवा ब्लॉक ऑफिस में कर्मचारी थे। ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पर चयन होने के बाद अनीश की खुशी का ठिकाना नहीं था। जब अनीश ने यह बात अपने पिता को फोन कर बताई, तो उसके पिता बेहद खुश हुए और अनीश को जल्द ही घर वापस आने का भरोसा दिलाया। अनीश के अधिकारी बनने की खुशी पूरे गांव को थी। अनीश ने अपनी खुशी का खुलकर इजहार भी किया। वह अपने गांव वासियों के लिए बहुत कुछ करना चाहता था और जल्द ही उनकी सेवा में व्यस्त हो जाना चाहता था। चयन के बाद अनीश अब प्रशासन से कॉल लेटर का इंतजार करने लगा, जिसे घर आने में ज्यादा समय नहीं लगा। चयन किए जाने के अगले ही महीने अनीश और अन्य चुने हुए अधिकारियों को ट्रेनिंग के लिए ब्लॉक ऑफिस में बुलाया गया। ट्रेनिंग के पहले दिन अनीश सुबह के 8 बजे तैयार होकर ब्लॉक ऑफिस पहुंचा। उस समय तक कुछ और लोग ऑफिस के मुख्य हॉल में इकट्ठे हुए थे। रिपोर्टिंग का टाइम सुबह 8:30 बजे था, तो अनीश को वक्त बर्बाद करना ठीक नहीं लगा। अनीश ने हॉल में मौजूद हर किसी से हाथ मिलाया और जान पहचान बढ़ाने के लिए उनसे बातचीत की। करीब 10 मिनट के बाद हॉल के गेट से एक महिला अधिकारी अंदर आई। वह भी हॉल में मौजूद अन्य अधिकारियों की तरह ही थी। उसका भी चयन हुआ था। उसका नाम दीप्ति मिश्र 24 था। दीप्ति गोरखपुर में देवकली धर्मसेन गांव की रहने वाली थी। समाज शास्त्र से एमए की पढ़ाई कर चुकी दीप्ति का सिलेक्शन कौड़ीराम ब्लॉक ऑफिस में ग्राम पंचायत अधिकारी के तौर पर हुआ था। यही नहीं, दीप्ति ने भी दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी से अपनी एमए की पढ़ाई की थी। अनीश ने दीप्ति को देखा तो वह उसे पहचान गया था। कॉलेज के कैंपस में अक्सर अनीश ने दीप्ति को घूमते हुए देखा था, कभी कैंटीन में तो कभी क्लास करते हुए। लेकिन कॉलेज के दिनों में उसने कभी दीप्ति से मुलाकात या बातचीत नहीं की थी। उसकी एक वजह यह थी कि अनीश का विषय कुछ और था और दीप्ति का कुछ और। दीप्ति जब गेट से अंदर आ रही थी, तो अनीश की नजर उस पर पड़ी। अनीश को दीप्ति का चेहरा जाना पहचाना लगा। इस तरह से अनीश और दीप्ति की जान पहचान हुई। अब क्योंकि अनीश और दीप्ति दोनों ही ब्लॉक ऑफिस में ग्राम पंचायत अधिकारी थे, तो उनका साथ में उठना बैठना सामान्य हो गया था। पूरी ट्रेनिंग के दौरान अनीश और दीप्ति एक दूसरे के साथ ही रहे।
ट्रेनिंग के बाद जब दोनों आधिकारिक रूप से अपने अपने ब्लॉक में काम करने लगे, तो भी दोनों का साथ उठना बैठना होने लगा था। अनीश के उरुवा ब्लॉक ऑफिस से दीप्ति के कौड़ीराम ब्लॉक ऑफिस के बीच मात्र 1 घंटे की ही दूरी थी। अनीश और दीप्ति दोनों की जान पहचान कुछ ही समय में दोस्ती में बदल गई थी। दोनों साथ में ऑफिस आने जाने लगे। दोनों ही घंटों फोन पर बातचीत करने लगे। देखते ही देखते उनके बीच की नजदीकियां भी बढ़ने लगी। वे दोनों अक्सर ऑफिस के अलावा भी एक दूसरे से मिलते थे। अनीश और दीप्ति दोनों ही एक दूसरे को करीब से जानना चाहते थे। दोनों अधिकारी दिलो दिमाग से चाहने लगे। एक दूसरे को ब्लॉक ऑफिस से छुट्टी के समय दोनों यूं ही घूमने के लिए निकल जाया करते। छुट्टी वाले दिन भी दोनों घर पर नहीं बैठते थे, बल्कि अपने गांव से दूर घूमने निकल जाते और साथ वक्त गुजारते थे। उनकी दोस्ती वक्त के साथ प्यार में बदलने लगी थी। लेकिन ऐसे ही एक दिन जब अनीश और दीप्ति ऑफिस से शाम को छुट्टी के बाद साथ साथ घर जा रहे थे, तो दीप्ति के एक रिश्तेदार ने दोनों को देख लिया और दीप्ति की शिकायत उसके घर पर कर दी। शुरुआत में तो दीप्ति के घर वालों ने उसे रोका टोका नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर वे अनीश के बारे में पता लगाने लगे। दीप्ति अपने घर में सबसे छोटी बेटी थी। दीप्ति का बड़ा भाई अभिनव यूपी पुलिस में कांस्टेबल था। जब अभिनव को दीप्ति के किसी से संबंध होने की जानकारी घर वालों से मिली, तो उसने अपने सूत्रों के जरिए अनीश के बारे में पता लगवाया। अभिनव को जब यह पता चला कि उसकी बहन दीप्ति का संबंध किसी दलित जाति के लड़के से है, तो उसने यह बात अपने घर वालों को बताई। उस दिन मिश्र परिवार में इस बात को लेकर खूब झगड़ा भी हुआ। परिवार वालों ने दीप्ति का फोन उससे छीन लिया। उसके आने जाने पर लगातार नजर रखने लगे। यहां तक कि दीप्ति जब ऑफिस जाती, तो उसके पिता नलिन कुमार मिश्र उसके साथ जाने लगे और घर वापस आते समय दीप्ति को साथ घर लेकर आने लगे। दीप्ति पर उसके घर वाले इस तरह से निगरानी रखने लगे जैसे कि उसने प्यार करके बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। इस बात की जानकारी अनीश को लग चुकी थी कि दीप्ति को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उनके बीच बातचीत अचानक से खत्म हो गई थी। दीप्ति जब अपने कौड़ीराम ब्लॉक ऑफिस पहुंचती, तो वहां मौजूद अन्य कर्मचारियों के फोन से अनीश को फोन करती और उसे अपने साथ हो रहे जुल्मोसिटम के बारे में बताती। शुरुआत में तो अनीश ने दीप्ति को धैर्य रखकर काम करने के लिए कहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब दीप्ति को अनीश से दूरी बर्दाश्त नहीं हुई, तो उसने अनीश को उससे शादी कर लेने के लिए कहा। एक दिन फोन पर बात करते हुए दीप्ति ने अनीश से कहा, देखो अनीश, मुझे पता है कि मेरे घर वाले हम दोनों के इस रिश्ते से खुश नहीं हैं, लेकिन मुझे यह जरूर पता है कि वह अपनी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हो सकता है कि ये कुछ समय की नाराजगी हो, लेकिन ये नाराजगी जल्द ही खत्म हो जाएगी। अनीश ने दीप्ति की बातों को बड़े ध्यान से सुना और कहा, तुम कह तो ठीक रही हो, लेकिन अगर तुम्हारे घर वालों ने हमारी शादी के बाद हमारे रिश्ते को नहीं माना, तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक बार हमने शादी कर ली तो थोड़ी देर ही सही, लेकिन वो हमारे इस रिश्ते को मंजूरी दे ही देंगे। और इसके अलावा हमारी शादी हो गई तो कानूनी तरीके से मेरे घर वाले मेरी कहीं और शादी नहीं कर सकते, दीप्ति ने जवाब दिया। यह सुनकर अनीश को दीप्ति की बातों में दम नजर आया। उसने कुछ देर सोचा और दीप्ति की शादी की बात को मंजूरी दे दी। इसके कुछ दिनों बाद दीप्ति ने योजना के मुताबिक अपने घर वालों को चकमा देकर 12 मई 2019 को अनीश से कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट मैरिज के बाद दोनों ने चैन की सांस तो ली, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका सुख चैन शादी के बाद छिनने वाला है। 9 दिसंबर 2019 को अदालत ने दीप्ति और अनीश की शादी को मंजूरी दे दी। इसका मतलब यह था कि अब दीप्ति और अनीश कानूनी तरीके से एक दूसरे से पति पत्नी के बंधन में बंध चुके थे। अदालत की मंजूरी के बाद दीप्ति के घर वालों को उनकी शादी के कुछ दिनों के बाद ही उनकी कोर्ट मैरिज का पता लग गया था, जिसके बाद उसके घर वालों ने दीप्ति को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। शादी के बाद मिश्र परिवार ने दीप्ति को अनीश की जान की धमकियां देने लगे थे। वह दीप्ति से कहते, तूने जो गलती कर ली सो कर ली, अभी भी समय है, उसे तलाक दे और इस रिश्ते से छुटकारा पा ले,
वरना हम ही तुझे इस रिश्ते से छुटकारा दिला देंगे। यह सुनकर दीप्ति खौफ के साए में अपनी जिंदगी गुजारने को मजबूर हो गई थी। हालांकि वह हर दिन ऑफिस जाती, लेकिन उसके मन में अनीश को लेकर डर हमेशा रहने लगा था। अनीश भी दीप्ति को लेकर हर समय चिंता करने लगा था। अनीश को इस बात का डर सताने लगा था कि दीप्ति के घर वाले उसके साथ कुछ गलत न कर दें। वे दोनों एक दूसरे की चिंता में खोने लगे थे, जिसका असर उनके काम पर भी पड़ने लगा था। वे हर समय एक दूसरे के बारे में सोचते और एक दूसरे के करीब आना चाहते थे। शादी का पता लगने के बाद दीप्ति को उसके घर वालों द्वारा काफी प्रताड़ित किया जाने लगा। ये प्रताड़ना अक्सर मानसिक हुआ करती थी। कभी उसकी मां जानकी देवी बीमार होने का नाटक करती, तो कभी उसके पिता। उसके पिता अक्सर उसके सामने दिल का अटैक आने की नाटक नौटंकी करते और अनीश से तलाक ले लेने को कहते थे। जब दीप्ति अपने घर वालों की बात नहीं मानती, तो वे अनीश को जान से मार देने की धमकियां देते थे। दीप्ति के घर वाले उसे दलित समुदाय के लड़के से शादी करने के चलते दीप्ति को कलंक समझते थे। वह दीप्ति को अक्सर कहते थे, तूने हमारे परिवार की, खानदान की, ब्राह्मणों की नाक कटा दी है। तुझ जैसी कलंक का पहले पता होता तो तुझे हमने कोख में ही मार दिया होता। इसी बीच फरवरी 2021 की शुरुआत में नलिन मिश्र ने अनीश पर अपनी बेटी के बलात्कार करने का आरोप लगाया। यह जानकर दीप्ति को इतना आश्चर्य हुआ कि उसके पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन उन दिनों दीप्ति के घर वालों ने उसको इतना प्रताड़ित किया, उस पर इतना दबाव बनाया कि दीप्ति को अनीश के खिलाफ बयान देना पड़ा। लेकिन जब अनीश की गिरफ्तारी की नौबत आई, तो 20 फरवरी 2021 को दीप्ति एक बार फिर से अपने घर वालों को चकमा देकर अनीश के साथ रहने के लिए उसके घर आ गई। दीप्ति के घर वालों ने फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने स्थानीय पुलिस को अनीश के खिलाफ दीप्ति का अपहरण करने की रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके बाद अनीश और दीप्ति दोनों ने मिलकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाकर पोस्ट भी किया, जो वायरल हो गया। उस वीडियो में दीप्ति ने बताया कि उसका अपहरण नहीं हुआ है और वह अपनी मर्जी से अनीश के साथ रह रही है और दोनों ने शादी कर ली है। कुछ महीनों तक दोनों ने जिंदगी साथ में गुजारी, साथ में काम पर जाते, साथ में काम से वापस आते। लेकिन दोनों के मन से डर का साया कम नहीं हुआ था। इसको ध्यान में रखते हुए अनीश के पिता ने दोनों को सार्वजनिक रूप से शादी करने का उपाय बताया। उन्होंने उनसे कहा कि अगर वे सार्वजनिक तरीके से शादी कर लेंगे, तो हो सकता है कि वो लोग उनकी शादी को स्वीकार कर लें। उनकी बातों का सम्मान करते हुए दोनों ने 28 मई 2021 के दिन गोरखपुर के महादेव झारखंडी मंदिर में शादी कर ली। मंदिर में शादी करने के बाद अनीश के घर वालों ने दोनों के लिए गोरखपुर में अवंतिका होटल में एक बड़ा रिसेप्शन भी रखा। इस रिसेप्शन में सिर्फ अनीश के घर वाले और रिश्तेदार ही मौजूद थे। दीप्ति के घर से न तो मंदिर में शादी के समय कोई आया और न ही रिसेप्शन में कोई आया। शादी और रिसेप्शन के बाद कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। दीप्ति के घर वालों की तरफ से अब न तो धमकी भरे फोन आते थे और न ही वे दीप्ति को परेशान करते थे। लेकिन यह बड़ा तूफान आने से पहले की शांति थी। शादी के बाद अनीश के दिलो दिमाग से डर धीरे धीरे कम होने लगा। अनीश पहले के मुकाबले लापरवाह हो गया और बेफिक्री के साथ घूमने फिरने लगा। इस चीज को लेकर दीप्ति ने अनीश को कई बार आगाह भी किया था, लेकिन अनीश पर उसकी इन बातों का असर नहीं होता था। अनीश को लगता था कि यह अपना ही इलाका है, तो यहां कोई खतरा नहीं है, लेकिन यह लापरवाही भारी पड़ी। 6 जुलाई 2021 के दिन अनीश और उसके चाचा देवी दयाल, जो कि उरुवा ब्लॉक में ही तैनात ग्राम विकास अधिकारी थे, दोनों दोपहर को गोला थाना क्षेत्र के गोपलापुर चौराहा स्थित पंकज ट्रेडर्स हार्डवेयर की दुकान पर हिसाब करने निकले थे। दरअसल अनीश पर दुकान का कुछ उधार बकाया था। वहीं उधार चुकता करने हार्डवेयर की दुकान पर दोनों आए थे। दुकान मालिक हिसाब अभी तैयार कर ही रहा था, तभी अनीश के मोबाइल पर एक कॉल आ गई। कॉल रिसीव करते हुए अनीश चाचा को इशारे से हिसाब देखने को कहते हुए
दुकान से बाहर निकल गया और सड़क के एक किनारे बात करने में मशगूल हो गया। तभी साय की तरह उसके पीछे पीछे चाचा देवी दयाल भी बाहर निकल आए और कुछ दूरी पर खड़े भतीजे की निगरानी करने लगे। उसी समय दूसरी तरफ से तेजी से दो बाइक आकर अनीश के पीछे रुकी। दोनों बाइक पर दो दो नकाबपोश युवक सवार थे। एक बाइक पर पीछे बैठे नकाबपोश ने अपने कमर में पीछे खोस रखा धारदार दतिया निकाला और फिल्मी स्टाइल में अचानक अनीश के सिर, गले और सीने पर ताबड़तोड़ कई वार कर दिए। भतीजे अनीश पर हमला होते देख चाचा देवी दयाल हमलावरों से भिड़ गए। अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने भतीजे पर हमला करने वाले एक नकाबपोश को धर दबोचा। यह देखकर नकाबपोश हड़बड़ा गया और उनसे छूटने के लिए देवी दयाल के सीने पर प्रहार कर दिया। अचानक हुए हमले से देवी दयाल पल भर के लिए गश खाकर जमीन पर गिर गए। कुछ पलों बाद जब उठे तो नकाबपोश ने उन पर फिर से पलटवार किया। तब तक चीख पुकार तेज हो गई थी। देवी दयाल की चीख सुनकर पास पड़ोस के दुकानदार शोर मचाते हुए बाहर निकले। पब्लिक को बदमाशों ने अपनी ओर आते हुए देखा तो चौंकन्ने हो गए और जिधर से आए थे मौके पर हथियार फेंककर उसी दिशा में फरार हो गए। इधर अचानक हुए हमले से अनीश डर गया था। गंभीर रूप से घायल वह हवा में लहराते हुए किसी कटे पेड़ की तरह जमीन पर धड़ाम से गिरा। आनन फानन में लोगों ने अनीश और देवी दयाल को टेम्पो में लादकर गोला स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने अनीश को देखते ही मृत घोषित कर दिया। भतीजे की मौत की खबर सुनते ही देवी दयाल की हालत और बिगड़ गई। घबराहट के मारे उनकी सांसों की रफ्तार और तेज हो गई। यह देख डॉक्टर भी घबरा गए और उन्हें बाबा राघव दास बीआरडी मेडिकल कॉलेज गुलरिहा रेफर कर दिया। अनीश की हत्या की खबर मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई थी। जैसे जैसे उसके शुभ चिंतकों को जानकारी हुई, वैसे वैसे कुछ घटनास्थल तो कुछ अस्पताल पर जुटते गए। उधर दिल दहला देने वाली घटना की सूचना गोला थाने के थानेदार सुबोध कुमार को मिल चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही वह फोर्स सहित अस्पताल पहुंच गए और अस्पताल को पुलिस छावनी में बदल दिया ताकि कोई अप्रिय घटना न घट सके। सूचना पाकर थोड़ी ही देर में वहां तत्कालीन एसएसपी दिनेश कुमार प्रभु, एसपी दक्षिणी अरुण कुमार सिंह और सीओ गोला अंजनी कुमार पांडेय भी पहुंच गए थे। पुलिस अधिकारियों ने शव का निरीक्षण किया। सिर, गले और सीने पर किसी धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला किया गया था। ज्यादा खून बहने से अनीश की मौत हुई थी। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज गुलरिहा भिजवा दिया। उसके बाद इंस्पेक्टर सुबोध कुमार को कागजी कार्रवाई पूरी करते करते दोपहर के 2 बज गए थे। अस्पताल से फारिग होते ही पुलिस गोपलापुर चौराहा पर उस जगह पहुंची जहां घटना घटी थी। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। मौके पर फैला खून जम चुका था, जिस पर ढेर सारी मक्खियां भिनभिना रही थीं। मौके से कुछ दूरी पर खून से सना एक धारदार हथियार गिरा पड़ा था। पुलिस ने उसे बतौर सबूत अपने कब्जे में लिया। मौके पर पहुंची फोरेंसिक टीम अपनी जांच में जुट गई। पुलिस ने अनीश की पत्नी दीप्ति चौधरी की तहरीर पर आईपीसी की धारा 302, 307, 506, 120 बी एवं एससी एसटी की धारा 392 वी के तहत मायके के 17 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। घटना की जांच की जिम्मेदारी गोला के सीओ अंजनी कुमार पांडेय को सौंपी गई थी। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों मणिकांत मिश्र, विवेक तिवारी, अभिषेक तिवारी और सन्नी सिंह को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें गोला के दीडीहा क्षेत्र से गिरफ्तार किया था। इन चारों से पूछताछ की गई तो उन्होंने अपराध स्वीकार करते हुए अन्य आरोपियों के नाम भी बता दिए। पुलिस ने इन्हें अदालत में पेश कर जिला जेल भेज दिया।